बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 100 लेक्चर नंबर 2 के साथ। जनरल मैथमेटिक्स इस बुक का टॉपिक है। लेक्चर 1 हम कर चुके हैं, तो अब लेक्चर 2 पे आ गए हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में लाजमी शेयर करें वीडियो को। तो चलिए अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम्स है। मैंने आपको बताया था कि ये भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। पिक्टोरियल फॉर्म में यानी पिक्चर्स की शक्ल में जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये काम करती हैं कि दे शो रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स एंड देयर एलिमेंट्स। ये सेट्स के दरमियान और सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को भी शो करती हैं वेन डायग्राम्स। तो देखेंगे, अगर फ़र्ज़ करें ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेट होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो जो सेट हमने बनाए हुए हैं यहाँ पर A और B सेट बनाए हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट्स का क्या मतलब है कि इनमें कोई भी हिस्सा, कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग-अलग हैं। इनको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट्स है, एक इनमें केस होता है डिसजॉइंट सेट्स का और एक होता है ओवरलैपिंग सेट्स का। ठीक है, ये जो सेट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। ये A सेट है, ये B सेट है। अब देखेंगे इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा है, ये देखें, ये जो सेंटर वाला जिसको मैंने ब्लैक किया है, ये A और B का कॉमन हिस्सा है। यानी कि जो A में भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो B में मौजूद हैं, तो उसको मैंने A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट किया। यानी कि ये जो सेंटर वाला ब्लैक पोर्शन है ये हमारा A इंटरसेक्शन B है। यानी कि ये उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो A और B दोनों में है। और अगर आपने यूनियन फाइंड आउट करना है तो यूनियन के लिए आप पूरा ये जो पिक्चर है ना, इसको आप कलर कर दें। इसका मतलब ये होगा कि A के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, B के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे यूनियन में, और जो A और B में दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है एलिमेंट्स, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन जो होगा फिर यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ब्लैक पोर्शन है, जो डार्क पोर्शन है, वो A इंटरसेक्शन B को, जो कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि गिवन टू सेट्स, दो हमारे पास सेट्स हैं। A सेट जो है वो इस तरह का है कि x सच दैट x इज़ लेस दैन 8 एंड x इज़ अ काउंटिंग नंबर। x हमारा जो है वो लेस दैन 8 है, लेस दैन आर इक्वल टू 8 है, और x हमारा काउंटिंग नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि x हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। जब यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन नीचे आ जाए तो फिर हम 8 तक लेके जाएंगे। अगर इक्वल टू का साइन ना होता, लेस दैन 8 होता, तो फिर हम 7 पे स्टॉप कर देते। यहाँ पे भी सेम इसी तरह है कि जो हमारा x है वो सच दैट x जो है वो हमारा लेस दैन आर इक्वल टू 10 है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमें पता है 2 4 6 8 10। अब देखेंगे इक्वल टू का साइन आ गया ना, तो 10 इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ गया। जब इक्वल टू का साइन आएगा तो उस नंबर को हमने शामिल करना है। जब इक्वल टू नहीं आएगा तो उससे हम लेस दैन जो नंबर होंगे उनको शामिल कर लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो पहले सेट में हमारा जो x है वो लेस दैन आर इक्वल टू 8 है और काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। और b हमारा जो है वो सेट है इवन नंबर का, लेकिन लेस दैन आर इक्वल टू 10। तो 2 4 6 8 10 ये हमारे इवन नंबर है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना तो A सबसेट B का है और ना ही B सबसेट A का है। ठीक है, देखेंगे जो A के एलिमेंट्स हैं, A के एलिमेंट्स भी सारे के सारे B में मौजूद नहीं है। कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम सबसेट कब बोलते हैं? जब सारे के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हो। तो A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये A जो है वो B का सबसेट नहीं है। और B का ये देखें 10 को अगर देखें तो 10 B में मौजूद है लेकिन A में नहीं है, तो इसलिए जो B है वो भी A का सबसेट नहीं है। यानी कि B के भी तमाम एलिमेंट्स सेट A में नहीं है, इसलिए B भी जो है वो A का सबसेट नहीं है। तो यहाँ से जब हम A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करेंगे तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो 2 2 2 आ जाएगा, 4 4 4 आ जाएगा, 6 6 6 आ जाएगा, 8 8 8 आ जाएगा। यानी कि इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए। यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो कि कॉमन भी हों, A सेट में भी हों और B सेट में भी हों। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब बचा पीछे क्या बचा? 10 बचा, 10।
तो 10 को भी हमने यूनियन में लिख लिया, तो ये हमारा फिर यूनियन आ जाएगा। तो यूनियन में ये देखें जो बड़ा सेट होता है वो आप पहले लिख लें, फिर बाद में दूसरे सेट में देखेंगे अगर कोई एलिमेंट बच रहा है तो वो भी लिख लें, क्योंकि यूनियन में हमने कोई भी एलिमेंट छोड़ना नहीं होता और रिपीट नहीं करना होता। इसकी वेन डायग्राम, अगर हमने इंटरसेक्शन देखना है तो इंटरसेक्शन के लिए ये वाला सेंटर वाला पोर्शन जिसमें 2 4 6 8, इसको आप कलर कर दें इंटरसेक्शन के लिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर आपने यूनियन करना है तो यूनियन के लिए ये सेंटर वाला पोर्शन तो आएगा, साथ ये ए वाला भी आ जाएगा ये पोर्शन, और ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक है। ये यूनियन के लिए सारा पोर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में कि ए हमारा सेट है कि x सच दैट x हमारा जो है लेस दैन और इक्वल टू 9 है, और x हमारा एक काउंटिंग नंबर है, यानी कि हमने 1 से लेकर 9 तक जो है वो काउंटिंग नंबर लेने हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया तो इसलिए 9 इसमें शामिल होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा ए सेट आ जाएगा। बी सेट किस तरह का है? बी सेट है कि x सच दैट x लेस दैन और इक्वल टू 8 एंड x इज़ एन इवन नंबर। अब x जो है वो हमारा इवन नंबर है और दूसरा वो लेस दैन और इक्वल टू 8 है। तो लेस दैन और इक्वल टू का क्या मतलब है कि इवन नंबर कौन से? 2 4 6 8 तक, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया तो 8 तक हम नंबर लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि जो b है, ये वाला जो छोटा सेट है ना, ये वाला, ये इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। 2 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है। तो ये जो B के तमाम एलिमेंट्स जब A में मौजूद होंगे तो हम B को बोल देंगे कि B जो है वो A का सबसेट बन गया, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं, लेकिन A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि A जो है वो नॉट सबसेट ऑफ B, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया। इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो कॉमन कौन से एलिमेंट्स? 2 2 4 4 6 6 8 8, ठीक है। 2 4 6 8 ये इसमें ए में बी में भी है और ए में भी है, तो ये इंटरसेक्शन में आ गया और ये बी के बराबर है, यानी ये सारा सेट जो इंटरसेक्शन का सेट आया है वो इटसेल्फ बी के बराबर है। ये देखें बी सेट ये है ना, तो इंटरसेक्शन भी ये आया तो इसको हमने बी के बराबर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ए यूनियन बी की। तो ए यूनियन बी में 1 से लेकर 9 तक ये तो सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है वो तो सारे एलिमेंट्स ए के आ जाएंगे। अब इसमें चेक करेंगे कोई एलिमेंट बी में बचा तो नहीं है जो हमने यूनियन में नहीं लिखा, तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। 2 4 6 8 2 4 6 8 ये तो हम कवर कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूनियन हमारा ए सेट के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है, ये वाला सेट जो बड़ा सेट है। नेक्स्ट अब इसकी हम वेन डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारी रेक्टेंगल क्या होगी? यूनिवर्सल सेट। ए सेट बड़ा सेट है, ए सेट जो है वो बड़ा सेट है और बी उसका सब सेट है, तो हम क्या करेंगे? हम ए को बड़ा करके बना देंगे और जो सब सेट होता है उसको हम अंदर बना देते हैं दूसरे सेट के। जिस सेट का जो सेट सब सेट होगा उसको हम उसके अंदर बना देंगे। तो ये देखें ए बड़ा सेट था और बी इसका सब सेट है, तो उसको हमने उसके अंदर बना दिया। बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 6 8 और ए में फिर ए में ये वाले बी वाले एलिमेंट्स तो आएंगे ए में, बाकी जो ए के रह गए हैं वो हम बाहर लिख लेंगे यहाँ पर ये वाली जगह पे। तो अगर आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ ये वाला जो बी सेट होगा ना, क्योंकि इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है ना, तो ये अंदर वाला जो सेट बी होगा इसको सिर्फ आप पेंट कर दें। और अगर यूनियन की बात करें तो ये बी तो पेंट कर दिया हमने, ठीक है, तो ए बड़ा सेट है तो ए वाला भी हम ये वाला हिस्सा भी पेंट कर देंगे, क्योंकि ये सारा हिस्सा पेंट करेंगे तो ए बनेगा हमारे पास। तो यूनियन जो है वो ए के बराबर है, तो इसलिए ये सारा हिस्सा हम पेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जाम्पल नंबर 3 के ए हमारा सेट है एक्स सच दैट एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 10, एक्स हमारा लेस दैन आर इक्वल टू 10 है और एक्स हमारा जो है वो इवन नंबर है। 10 के बराबर जितने इवन नंबर हैं वो हमने सेट ए में लेने हैं, तो एक हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है, 10 तक हमने लेने हैं। और बी हमारा जो है वो भी 10 तक है, 10 से लेस दैन आर इक्वल टू है बी सेट में, और लेकिन ये इवन ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नंबर कौन से होते हैं? तो बी सेट हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सेट हो जाएगा 1 3 5 7 9। तो 9 11 नहीं लिख सकते क्योंकि 11 फिर 10 से बड़ा हो जाएगा। हमने लेस दैन या इक्वल टू 10 लिखने हैं, तो फिर हम यहाँ पे लेस दैन पे ही रुक जाएंगे, क्योंकि अगर हम 11 लिखेंगे इससे नेक्स्ट नंबर 11 है और नंबर, तो वो फिर हमारी वायलेशन हो जाएगी, खिलाफ वर्जी हो जाएगी, वो हमारा 11 नहीं आएगा क्योंकि वो ग्रेटर दैन 10 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखें कि ना तो ए सबसेट बी का है, क्योंकि ए में सारे इवन नंबर हैं, बी में सारे ऑड नंबर हैं, तो ए जो है वो तो बी का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। और बी में ऑड नंबर है और ए में इवन नंबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नंबर हैं। जो इवन होगा वो ऑड नहीं होता और जो ऑड होता है वो इवन नहीं होगा, ठीक है। तो बी जो है उसके तमाम एलिमेंट्स में से भी कोई सेट ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये है ना तो ए सबसेट है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी में, तो खाली सेट आएगा इंटरसेक्शन। और ए यूनियन बी हमारा 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये देखें पहले आप ए के चाहे एलिमेंट लिख लें फिर बी के लिख लें, चाहे पहले बी के लिख लें ए के लिख लें, लेकिन दोनों एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में, सारे सेट के एलिमेंट्स आएंगे, ए के भी और बी के भी। ए में बी में 1 था 1 लिख लिया, इधर 2 था तो 2, यहाँ पे 3 था 3, यहाँ पे 4 4, इस तरह करके हमने 10 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ए और बी के लिख लिए। अब इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा ए सेट है 2 4 6 8 10 और ये हमारा 1 3 5 7 9 बी सेट है। तो देखें कि इनके दरमियान ये जो कॉमन हिस्सा है कोई भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन हिस्से में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट था। और अगर हमने यूनियन लेना है तो यूनियन के लिए हम ये वाला सारा हिस्सा जो है वो पेंट कर देंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये यूनियन आ जाएगा, क्योंकि यूनियन जो है वो सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ अलजब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं सेट्स की। अलजब्राइक प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं कि अगर आप ए यूनियन बी लें या बी यूनियन ए लें, पहले आप ए यूनियन बी ले लें या बी यूनियन ए ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर आएंगे। आप पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लें या बी इंटरसेक्शन ए ले लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बराबर आएंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। 2 सेट्स जब इस्तेमाल होंगे तो उसके लिए कम्यूटेटिव, जब 3 सेट्स पर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो उसके लिए एसोसिएटिव होता है, जिसको उर्दू में खसियत मुबादला, कम्यूटेटिव को उर्दू में खसियत मुबादला भी पढ़ते रहे हैं और उर्दू में खसियत तलाज़म एसोसिएटिव को बोलते हैं। जब 2 सेट्स पर ऑपरेशन करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन के तो कम्यूटेटिव बोलेंगे, जब 3 एलिमेंट्स पर करेंगे तो एसोसिएटिव। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ना, ये कम्यूटेटिव है, यानी कि अगर आप ए यूनियन बी या बी यूनियन ए लें तो ये बराबर ही आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 सेट्स का। 3 सेट्स का जो यूनियन होगा, यानी कि 3 सेट्स में अगर आप पहले इन 2 का यूनियन, जो ब्रैकेट्स होंगे ना उनको आप पहले सॉल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट्स वाले ए यूनियन बी पहले लें, तो जो सेट आएगा उसका यूनियन सी के साथ ले लें, ठीक है। या आप बी यूनियन सी पहले ले लें, फिर जो आंसर आएगा उसका यूनियन ए के साथ ले लें, तो ये बराबर आएगा। सेम इसी तरह इंटरसेक्शन है कि बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लें, जो आंसर आएगा फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले, या फिर ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लें और इंटरसेक्शन सी के साथ लें बाद में, तो ये बराबर आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए और बी के दरमियान कौन सी चीज़ आ रही है, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब जब हम सी के पास जाएंगे ना तो दरमियान में एक यूनियन आ रहा है, तो ये देखें दरमियान में यूनियन आ गया तो ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ दरमियान में आ रही है तो वो उसको दरमियान में रखें, बाकी इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक ये इंटरसेक्शन के लिहाज से है, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन होगा, यहाँ पे अगर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। अब ये देखें ये ए यूनियन बी आ गया, तो ए यूनियन बी लिख लिया। अब जब हम सी पे जा रहे हैं तो दरमियान में एक इंटरसेक्शन आ रहा है, तो उसको दरमियान में रखें दोनों के, तो ए यूनियन सी ही आ जाएगा। यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। यहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करते हैं कुछ सेट्स लेकर, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, यूनियन और इंटरसेक्शन हमने लेना है। ये यू सेट है, यूनिवर्सल सेट, और ए बी सी ये इसके हमने 3 सब सेट ले लिए हैं। जो भी हमने यूनिवर्सल सेट लेते हैं, बाकी जो सेट होंगे वो उसके सब सेट होते हैं। तो ये देखें ए बी सी जो है वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ले ली है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट्स बी यूनियन सी पे लगी है ना, तो बी यूनियन सी यानी कि बी और सी का यूनियन, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 4 2 3 4, इसमें भी है तो 4 एक दफ़ा आ जाएगा, 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, तो यानी कि
ये ए इंटरसेक्शन वैसे ही आ गया, बी यूनियन सी को जब हमने सॉल्व किया तो ये 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन ले, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 है, 6 है और 7 है। तो ये देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करें, यानी कि बी का सी के साथ यूनियन लें, सारे एलिमेंट्स लिख लें, 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा, और फिर उसका इंटरसेक्शन ले ए के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेफ्ट राइट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली ब्रैकेट हल करते हैं। तो अगर ए और बी का आप इंटरसेक्शन देखेंगे ना, तो 2 और 7 उसमें कॉमन होंगे, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। फिर आप ए इंटरसेक्शन सी लें, ए और सी का इंटरसेक्शन लिया तो उसमें जो कॉमन आए वो हमारे पास 6 और 7 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान यूनियन है ना, तो इन दो सेट्स का जो हमारे आंसर आए हैं इनका यूनियन ले, तो ये 2 6 और 7 तो एक बार ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मोर प्रॉपर्टीज़, 2-3 और मोर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देखते हैं कि अगर आप किसी भी सेट का फाई के साथ, खाली सेट के साथ यूनियन लेंगे तो आपको वही सेट मिल जाएगा, क्योंकि एक सेट में एलिमेंट्स नहीं है दूसरे में है, तो यूनियन में हम किसी भी सेट में एलिमेंट कोई होगा तो हम उसको लिखते हैं। तो एक में नहीं है दूसरे में एलिमेंट्स हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर वो ए के बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है कि ए हमारा अगर इंटरसेक्शन ले फाई के साथ, किसी भी सेट का अगर खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट के पास तो कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो जब उसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है तो फिर देखेंगे हम कॉमन कहाँ से लेंगे। कॉमन तो वो होते हैं ना जो दोनों सेट्स में होंगे, तो कॉमन एलिमेंट खाली सेट में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो हम कॉमन कहाँ से ढूंढेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन भी उसका खाली सेट आएगा। अगर आप किसी सेट का उसी के साथ यूनियन लेंगे तो वो ए सेट ही आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन आप उसी सेट के साथ लेंगे तो वो भी उसी सेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सम स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर्स। अब हम कुछ नंबर्स के सेट्स देखेंगे जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इनको क्यों बोलते हैं कि जब भी हमने किसी चीज़ की काउंटिंग करनी होती है तो ये नेचुरली हमारे जहन में जो नंबर्स आते हैं ना वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो इनको हम कैसे एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं। इन्फिनिट नेचुरल नंबर्स हैं, लामुतनाही। ठीक है, फिर अगर इस सेट में अगर हम ज़ीरो को भी शामिल कर लें, नेचुरल नंबर्स के सॉरी नेचुरल नंबर्स का जो सेट है अगर इसमें हम ज़ीरो को भी शामिल कर लें तो वो हमारा होल नंबर बन जाएगा, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम होल नंबर्स में माइनस वाले नंबर्स भी ऐड कर लें, माइनस वाले नंबर्स भी शामिल कर लेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 ये तो हमारे पास होल नंबर्स थे, अगर हम इनमें माइनस वाले नंबर्स भी शामिल कर लें, यानी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरफ माइनस की तरफ चलते जाएं, तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में दो तरह के मज़ीद आगे सेट बनती हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। याद रखें कि जो ज़ीरो होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो जब ये सेट पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, और जब नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे तो वो -1 से स्टार्ट करके अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, कसर बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो P/Q हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स से आते हैं, लेकिन जो Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बटे में या नीचे ज़ीरो आ जाए तो वो इनफाइनाइट या इन्फिनिटी को चला जाता है, तो वो फिर उसका कोई आंसर नहीं मैथ में होता। तो Q जो है वो हमारा नीचे जो नंबर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, याद रखें। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इनमें आगे दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, एक इनमें टर्मिनेटिंग होते हैं, वो कौन से होते हैं कि अशारिये के बाद, डेसिमल के बाद 2-3 स्टेप्स के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको तो हम रैशनल नंबर्स बोल देते हैं, क्योंकि हम उनको ईजीली जो है वो फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। फिर एक पैटर्न आता है कि वो टर्मिनेट नहीं करते, ख़त्म नहीं होते, लेकिन एक ख़ास पैटर्न को रिपीट करते हैं। जिस तरह ये देखें, ये 0.33333 एंड सो ऑन, ये 3 3 चलता जाएगा। अगर ये एक पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं
तो फिर भी हम उसको रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स मैंने दो तरह के बताए हैं। एक तो वो हैं जो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स के ख़त्म हो जाते हैं, फिर कुछ होते हैं जो ख़त्म नहीं होते लेकिन एक पैटर्न को रिपीट करते हैं, तो उनको भी हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं हमारे। दूसरे और रैशनल नंबर है 1/2, -1, -3, इसका बटा भी नीचे 1 लिख सकते हैं, तो P/Q फॉर्म बन गए। 2/3 ये तो ऑलरेडी P/Q के, ये 1.5 है, तो इसको अशारिया ख़त्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 15/10 ये एक P/Q की शक्ल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, जिस तरह के 3.45, 32197। अब देखें कि ये हमारे पास ना तो ख़त्म हो रहे हैं नंबर और ना ही ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये पैटर्न को फॉलो कर रहे होते तो हम इनको क्या कह देते हैं, रैशनल नंबर। अब ये किसी पैटर्न को भी नहीं फॉलो कर रहे और ना ही ये ख़त्म हो रहे हैं, तो इनको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। जो चंद मशहूर इर्रेशनल नंबर्स हैं उनमें पाई की वैल्यू 3.149217 ये चलती रहती है। इसी तरह 2.718 ई की वैल्यू 2.718 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है। इसी तरह 2 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो वो भी चलता जाता है, 1 पॉइंट समथिंग आगे चलता जाता है। 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होते और ना ही किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं, और इस सेट को हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं कि अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन कर दें तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का अगर हम यूनियन कर लें तो वो रियल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो किस में कंटेन करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं और सारे सेट इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं और सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स में आते हैं। तो अगर इस सबसे बड़े सेट की बात की जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो फिर आगे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं, उनको इस तरह हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी क्या होती है कि किसी एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स हैं हम उसको उसकी कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अगर किसी एलिमेंट्स में सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो हम बोलेंगे कि ए की कार्डिनैलिटी 4 है। इसको इस तरह लाइंस लगाकर शो करते हैं कार्डिनैलिटी को। तो ये देखें ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 4 हो गई। तो आपने ये कुछ नोट्स हैं ये याद रखने हैं कि फाइनाइट सेट जो होता है उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होती हैं। कोई भी फाइनाइट सेट होगा अगर जिसके एलिमेंट्स किसी जो है लिमिट में होंगे, कोई इनफाइनाइट नहीं होंगे, तो उनके एलिमेंट्स को काउंटेबल नंबर हम उनको काउंट कर सकते हैं। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो जो छोटे से छोटा भी इनफाइनाइट सेट होगा जो है वो कम से कम जो है वो नेचुरल नंबर्स की कार्डिनैलिटी ज़रूर रखता होगा। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट में भी आगे कैटेगरीज हैं, कुछ बहुत बड़े सेट होते हैं और कुछ छोटे इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो कोई जितना भी बड़ा सेट होगा इनफाइनाइट सेट, वो कम से कम नेचुरल नंबर वाली कार्डिनैलिटी तो ज़रूर रखेगा। तो अगर इसकी एक और एग्जांपल देखेंगे, सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लोअर केस लेटर, तो इसका मतलब ये है कि जो हम इंग्लिश में छोटे लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो 26, तो ए की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, 26 हो गई। तो ये सेट है तमाम लोअर केस लेटर यानी कि छोटी ABC का जो है वो उनके लेटर्स का सेट है। तो उसमें कितने होते हैं, 26 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो भी रियल नंबर हैं उनको हम एक रियल लाइन पे शो करते हैं। तो रियल लाइन का ये जो सेंटर होता है इसको हम 0 मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन भी बोलते हैं। तो इस तरफ इसके पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं और इस तरफ इसके नेगेटिव नंबर। इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक नंबर चलते हैं और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, हर रियल नंबर का एक अपोजिट होता है। यानी कि 2 का अपोजिट क्या होता है, -2, ठीक है। और 2 के स्क्वायर रूट का अपोजिट क्या होगा, -2 का स्क्वायर रूट। यानी कि अपोजिट क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका ओरिजिन से फासला सेम हो। तो देखें कि 2 का यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला सेम है और -2 का यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मिसाल दे दी है। एवरी रियल नंबर हैज़ अ रेसिप्रोकल। हर रियल नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/3।
1/3, ठीक है। -2 का रेसिप्रोकल क्या है? -1/2। रेसिप्रोकल आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 1 आ जाए। तो देखिए 3 और 1/3 को हम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आता है। तो इनको हम एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल्स बोल सकते हैं। Absolute value of a number x is its distance from 0 on real line denoted by x mod। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है किसी नंबर x की? ये इसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम द जीरो। किसी भी नंबर का जो जीरो से डिस्टेंस होगा उसको हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। तो और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप माइनस नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो -5 की जो होगी एब्सोल्यूट वैल्यू वो 5 ही मिलेगी और पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दो अगर हम रियल नंबर लें तो वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 2 और 3 दो रियल नंबर है तो आप चाहे 2 को पहले जमा करें 2 और 3 को फिर 3 + 2 करें तो आंसर सेम आएगा। ये 3 नंबर्स के लिए भी होल्ड करता है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं 2 + 3 + 5 तो पहले 3 + 5 करें बाद में 2 ऐड करें, या पहले 2 + 3 करें बाद में 5 ऐड करें, तो ये 10 = 10 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करती है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने एडिशन के लिए की है ना, तो ये प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो सकती हैं, होल्ड करेंगी। यानी कि अगर ए बी जो है वो बी ए के बराबर होगा। अगर आप ए बी को पहले ज़रब दे दें या बी ए को पहले बाद में ज़रब दें तो ये दोनों बराबर आएंगे। इसी तरह ये 3 नंबर्स के लिए भी ये सेम इसी तरह, यानी पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ, या ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी के साथ, ये दोनों आंसर बराबर आएंगे। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो ए है ना वो बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए × बी, ए बी दरमियान में प्लस आ जाएगा ये वाला, फिर ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो जीरो होता है ना रियल नंबर्स में, जो जीरो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहलाती है? क्योंकि अगर हम किसी भी रियल नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो हमें अगेन वही रियल नंबर, जिस तरह के 3 में हमने ज़ीरो को ऐड किया तो हमें 3 ही मिलेगा। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि अगर आप किसी भी नंबर को, अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। तो ये 0 और 1, 0 एडिटिव आइडेंटिटी, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी 0 क्या मतलब है कि अगर आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर मिलेगा। 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, इसलिए इनको हम आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें लेक्चर को। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।